हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग पॉलिटी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो पॉलिटी के हर टॉपिक को जहां से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिकों को धीरे धीरे करके हम लोग कवर करेंगे और क्लास में ही याद करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और किस अनुसूची में किसके बारे में कहा गया है, तो उसका जिक्र हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हमारे जो संविधान, हमारे मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियों का जिक्र किया गया था। कितने अनुसूचियों का? 8 अनुसूचियों का जिक्र किया गया था। लेकिन बाद में समय समय पे अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा इसमें 4 और अनुसूचियों को जोड़ा गया। यानी वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं कि किस अनुसूची में क्या है। जो संविधान की पहली अनुसूची है उसमें कहा गया है संघ तथा राज्य क्षेत्र। यानी संघ तथा राज्य क्षेत्र के संबंध में जो भी बातें कही गई हैं वो कहाँ कही गई है? पहली अनुसूची में। अच्छा, याद करने के लिए एक चीज ये है कि चाहे वो अनुसूची हो, चाहे वो संविधान का भाग हो या अनुच्छेद हो, इस सभी जगह पे पहली नंबर पे अगर हम बात करें पहली अनुसूची में, पहले भाग में, पहले अनुच्छेद में, तो हर जगह संघ तथा राज्य क्षेत्र के बारे में ही ये बातें कही गई हैं। तो इसको याद आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि तीनों जगह हम देख रहे हैं कि सेम चीजें ही हैं। संघ तथा राज्य क्षेत्र, इसी के अंतर्गत नाम वगैरह, राज्यों के सीमा में परिवर्तन वगैरह जो भी होते हैं ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो पहले को तो हम याद रखेंगे। दूसरे से हम देखते हैं, दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? वेतन। वेतन कहा गया है, ठीक है, लेकिन अब हम याद कैसे रखेंगे कि हाँ दूसरी अनुसूची में वेतन से संबंधित बातें कही गई हैं। तो देखिए, जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं, किसी भी जॉब में हो, वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, या दिहाड़ी मजदूर भी हो, काम खत्म होने के बाद जब भी जाते हैं तो क्या कहते हैं अपने मालिक से कि वेतन दो। क्या करो? वेतन दो। हम लोग कभी ये कहते हैं कि हाँ हम काम कर लिए, ठीक है, महीना खत्म हो गया, अब आप वेतन ले लीजिए? ऐसे तो कुछ होता नहीं। तो हम लोग कहते हैं हमेशा कि वेतन दो। तो देख रहे हैं इस वेतन दो जब हम बोल रहे हैं तो इसी में ये आ रहा है दो छिपा हुआ। ये खुद कह रहा है कि हाँ भाई हम दूसरी अनुसूची में हैं, हमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लोग इस तरीके से याद करेंगे तो सारी चीजें हमारे माइंड में ऑटोमेटिक फिट होती जाएंगी और उनको अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वेतन है, ठीक है, किसका वेतन है तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें जितने भी सरकारी उच्च अधिकारी है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह जो भी है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह है, या CWG है, UPSC के सचिव है, यानी जितने भी हायर पोस्ट पे लोग हैं, इन सभी के वेतन से संबंधित जो भी बातें कही गई है संविधान की दूसरी अनुसूची में कही गई है। अब हम देखते हैं कि तीसरी अनुसूची में क्या है। तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित बातें कही गई है। जितने भी ऊंचे ऊंचे पद हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, जो भी है, मुख्यमंत्री, इन सब लोगों के शपथ से संबंधित जो भी बातें कही गई है वो कहाँ कही गई है? तीसरी अनुसूची में कही गई। याद कैसे रहेगा? हम देखते हैं कि जब भी कोई शपथ लेता है तो वहां 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। 3 चीजों का होना जरूरी है एकदम। सबसे पहला, एक शपथ जो लेता है, शपथ लेने वाला तो रहेगा ही ना वहां, और दूसरा एक शपथ दिलाने वाला। जैसे हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल रहते हैं, राज्यपाल को दिलाने के लिए कौन रहते हैं? मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो रहते हैं वो देते हैं। तो एक तो हो गए शपथ लेने वाले, एक हो गए शपथ दिलाने वाले, और दूसरा आप लोग देखे होंगे एक पत्र होता है, शपथ पत्र, जिसको देखकर ऐसे हाँ मैं इस पद की गोपनीयता की शपथ लेता हूं, जो भी बातें लिखी हुई रहती है। तो हम देखते हैं कि शपथ में इनडायरेक्टली और या डायरेक्टली जो हम कहें उसमें 3 चीजों का इन्वॉल्वमेंट, 1 2 3 बिल्कुल नेसेसरी है। इन 3 चीजों के बिना हम शपथ देंगे। अब शपथ लेने वाला ही ना रहे तो फिर क्या फायदा? शपथ होगा नहीं। शपथ दिलाने वाला भी होना चाहिए और शपथ पत्र भी होना चाहिए, ताकि बाद में वो ना मुकरे कि नहीं ऐसे तो हम शपथ लिए ही नहीं थे। तो उसके लिए शपथ पत्र होता है, इस पे लिखा रहता है सारी शपथ, जो भी बातें वो लोग शपथ लेते हैं, और नीचे उनका सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ना कि शपथ में 3 चीजों का इन्वॉल्वमेंट है।
तो इन 3 चीजों में हम देख रहे हैं 1 2 3, 3 से हम यहां याद रख सकते हैं कि तीसरी अनुसूची में किसके बारे में कही गई है, शपथ के बारे में कही गई है। चौथी अनुसूची में हम देखते हैं, चौथी अनुसूची में कहा गया है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है, वर्तमान में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 243। तो इसमें जो सीटों का बंटवारा होगा वो कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा की गई है चौथी अनुसूची में। ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन पहले हम ये जाने कि इसको हम याद कैसे रख सकते हैं। इसको याद रखने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, देखिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, सीटों यानी वो लोग नॉर्मल सी बात है कहां बैठते हैं, कुर्सी पे, चेयर पे बैठते हैं ना, चेयर पे। सीटों का बंटवारा यानी चेयर का बंटवारा होगा कि किस स्टेट को कितना इसमें चेयर मिलेगा, कितना सीट मिलेगा। अब देखिए चेयर को हम थोड़ा सा बिगाड़ के अगर हम बोले, थोड़ा सा चेयर चेयर चार चार, थोड़ा सा हम बिगाड़ के बोले कि याद रखने के लिए ये सारी बातें हैं। ये टेक्निक होता है कि माइंड पे बर्डन भी ना जाए और हमको चीजें याद भी रहे। तो इसके लिए अगर हम चेयर को थोड़ा सा बिगाड़ के हम बोले तो चेयर को हम 4 बोल सकते हैं, 4। अब चेयर से सीटों का बंटवारा क्या याद रखना है, 4। देख रहे हैं चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे अगर हम बैठ के कॉपी में लिखने जाए तो 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो लिख लेंगे, लेकिन जैसे ही एग्जाम में हम बैठेंगे, जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आएगी, ऑप्शन जैसे ही दिखेगा कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में है, तो जैसे ही 4 दिखेगा ये चेयर याद आ जाएगा। तो हमको मतलब बस क्वेश्चन बनने से, क्वेश्चन बनना चाहिए मेरा, हमको शो ऑफ थोड़ी कर रहा है कि हमको इतना सारा याद है या कुछ भी, हमारा क्वेश्चन बस बनना चाहिए। तो चेयर से 4 याद रहेगा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अब आगे देखते हैं, 5वीं अनुसूची में है SC/ST क्षेत्र में प्रशासन। SC/ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ऐसे क्षेत्रों का जो प्रशासन है इसके बारे में कहा गया है, संविधान की 5वीं अनुसूची में। अब याद कैसे रहेगा, ठीक है कहने को तो कह दिया गया, लेकिन याद कैसे रहेगा, तो याद रखने के लिए सिंपल सा ट्रिक क्या होगा कि जैसे हम लिखते हैं SC या ST, हम शुरुआत ही कर रहे हैं 5 से। क्या ये 5 S की तरह नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है, 5 हम S लिखे, सेम ही तो है। तो हम SC और ST इससे संबंधित जो भी बातें अगर हम अनुसूची में देखें तो हम 5वीं अनुसूची में ये चीजें हमें देखने को मिलती है। अब देखते हैं 6ठी अनुसूची में क्या है। 6ठी अनुसूची में है पूर्वोत्तर राज्यों का प्रशासन। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं, जो 7 सिस्टर्स आते हैं भारत में सबसे पूर्व में, उन्हें कहा जाता है पूर्वोत्तर राज्य। उनमें ये जो 6ठी अनुसूची में बातें कही गई हैं वो सभी 7 राज्यों के बारे में नहीं, ये 4 राज्यों के बारे में है। कौन कौन से 4 राज्य, तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको याद कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं कौन कौन से 4 राज्य, उसको याद भी करा लेते हैं। प्रशासन, अब प्रशासन को अगर कोई तोतला बच्चा बोल रहा हो तो क्या बोलेगा, प्रशासन। छोटा बच्चा है वो क्या बोलेगा, प्रशासन। ठीक, प्रशासन प्रशासन। ऐसे भी देखते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के लोग जो होते हैं उनकी आवाज थोड़ा पतला होता है। ठीक है, वो नेपाली और चाइनीज का वो वहां पे ज्योग्राफिकल एरिया पड़ जाता है तो थोड़ा सा प्रभाव दिखता है वहां पे, तो आवाज उनका पतला होता है। तो वो प्रशासन को अगर कोई तोतला बच्चा है या छोटा बच्चा है वो प्रशासन बोलता है, प्रशासन। देखिए प्रशासन, और प्रशासन में ही देख रहे हैं कि 6 निकल के आ रहा है। ये 6 कहां से आया, प्रशासन को जब हम बोलेंगे प्रशासन, प्रशासन कौन बोलेगा, पूर्वोत्तर राज्यों के लोग या तोतले लोग या छोटे बच्चे जो बोलते हैं। तो इससे हम निकाल लिए प्रशासन से प्रशासन, इधर के पूर्वोत्तर राज्यों के। ये तो ठीक है, हम याद रख लेंगे, लेकिन वो 4 राज्य कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। वो 4 राज्य हैं त्रिपुरा, असम, मेघालय। ये जो 4 राज्य हैं हमारे संविधान की 6ठी अनुसूची में जिस पूर्वोत्तर राज्यों के प्रशासन के बारे में बातें कही गई हैं, ये इन्हीं 4 राज्यों के बारे में कही गई है। ठीक है,
कही गई है। याद कैसे रखेंगे हम? तो याद रखने के लिए सिंपल सा देखिए, हम जब पैसा हमारे पास खत्म हो जाता है, कैश खत्म हो जाता है, तो हम कहाँ जाते हैं? एटीएम में। तो एक बात ध्यान रखें, बिना मनी का एटीएम स्क्वायर, बिना मनी का एटीएम स्क्वायर। अब देखिए, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम स्क्वायर यानी 2 एम है, मेघालय और मिजोरम। अब 7 सिस्टर्स जो है, 7 पूर्वोत्तर राज्य जो है, उसमें एक मणिपुर भी आता है। तो कंफ्यूजन क्या होगा कि ये हम एम को हम मेघालय और मिजोरम क्यों रखेंगे? हम मणिपुर कर देंगे। एग्जाम में अगर पूछ दिया तो अगर हम कंफ्यूज हैं तो मिजोरम को हटा के मणिपुर कर देंगे। तो इसके लिए ही कहा गया बिना मनी का एटीएम स्क्वायर। मनी यानी मणिपुर नहीं रखना है, बिना मनी का एटीएम स्क्वायर। पैसा नहीं होगा तभी हम जाएंगे ना एटीएम में पैसा निकालने के लिए। तो मनी, ये याद रखने के लिए बस ट्रिक है कि कैसे हम चीजें याद रखेंगे। एटीएम स्क्वायर, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम स्क्वायर मेघालय और मिजोरम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 7वीं अनुसूची में, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है। तो हमारे 7वीं अनुसूची जो है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात कही गई है। याद कैसे रहेगा? तो हम यहाँ देख रहे हैं ना कि देखिए 7 को अगर हम लिखें 7, स से 7, अब स से देखिए संघ, सूची, सूची, समवर्ती, स ऐसे मिल रहा है ना, स और स से 7। ये बस याद रखने के लिए। तो इसमें से हम ध्यान में रख सकते हैं कि 7वीं अनुसूची में किसके बारे में कही गई है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में कही गई है। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। भाषा से क्वेश्चन बहुत बार पूछता ये है कि इस अनुसूची में भाषा से संबंधित बातें कही गई। तो 8वीं अनुसूची में कही गई। याद कैसे रहेगा? याद रखने के लिए देखिए, सबको पता है कि हमारे देश में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? 22 भाषाओं को। ठीक, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है हमारे संविधान में। और अगर एक व्यक्ति की हम बात करें, एवरेज, ऑल इंडिया में एवरेज हम अगर किसी की बात करें, एवरेज एक इंसान की, तो वो 2 लैंग्वेज काफी अच्छे से बोलता है, काफी अच्छे से लिखता है। यानी 2 लैंग्वेज पे उसका कमांड रहता है पूरा। कितने लैंग्वेज पे? 2। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो बहुत अच्छे से अगर हम देखें तो हिंदी और भोजपुरी, एक तो हिंदी और एक अपना जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होता है। अगर इंग्लिश मीडियम है, जो कोई बचपन से ही इंग्लिश में है, तो वो एक इंग्लिश जानेगा और एक अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज जो होता है वो हिंदी सही से नहीं बोल पाएगा, या हिंदी जानेगा तो अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज वो नहीं बोल पाएगा। तो मोटा मोटी ये एवरेज देखा गया है कि एक इंसान, आप खुद पे भी ट्राई कर सकते हैं कि एक इंसान अपने लाइफ में अगर एवरेज की हम बात करें तो 2 भाषाओं पे उसका पकड़ रहता है। तो ये हम क्यों बता रहे हैं? याद रखने के लिए। 22 भाषाएं थी, हमें कितनी पता है? अच्छे से 2। अब इन सब के बीच में अगर हम मल्टीप्लाई लगा दें तो 4 4 8। 8वीं अनुसूची में किससे हो गई? 8वीं अनुसूची में भाषा, यानी भाषा से संबंधित बातें कही गई है 8वीं अनुसूची में। अब हमारे संविधान में जो मूल संविधान था उसमें यही 8 तक अनुसूचियां थी। ये जो बाकी 9 से 12 तक अनुसूची है, इन अनुसूचियों को बाद में संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो सबसे पहले देखते हैं 9वीं अनुसूची क्या है। तो भूमि सुधार से संबंधित जो है ये 9वीं अनुसूची में कहा गया है। अच्छा, इसमें एक और बातें कही गई है कि सरकार के और राज्य के कुछ ऐसे नियम कानून होंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उनके अगेंस्ट में कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये भूमि सुधार ये याद कैसे रहेगा। तो देखिए, अगर जैसे मान लीजिए हमारा घर बना हुआ है, पहले से घर बना हुआ है, अब उस घर में कुछ बदलाव करना है, कुछ सुधार करना है। ठीक है, भूमि का घर जो बना हुआ है उसमें कुछ सुधार करना है, तो हम क्या करते हैं? ऊपर ही सुधार करेंगे ना। जो हमारे भूमि में नींव दी गई रहती है, नींव जिसको बोलते हैं, ये इसमें तो कुछ बदलाव नहीं होता, वो तो जमीन के नीचे है। ऐसे जो भी परिवर्तन करना होता है मोटा मोटी हम लोग नींव के ऊपर से करते हैं। कोई दीवार तोड़ के इधर से उधर कर दिए, गेट इधर अच्छा नहीं है तो दूसरे साइड खोल दिए, तो जो भी है वो सब कुछ है, लेकिन इसमें नींव परिवर्तन नहीं होता है। नींव क्या नींव को 9 नहीं कर सकते हैं? याद रखने के लिए हम नींव को 9 आराम से कह सकते हैं। दूसरा अगर हम याद रखें कि जैसे कुछ कानून है, कुछ नियम ऐसे हैं राज्य सरकार के और संघ सरकार के जिनके अगेंस्ट में हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर कोई इंसान है जो उसके अगेंस्ट में कोर्ट जा रहा है तो कोर्ट क्या कहेगा? नो, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्या? कोर्ट नहीं जा सकते, नो। इससे भी हम याद रख सकते हैं 9।
ये बस ध्यान में रखने के लिए है। अब जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा भूमि सुधार किस अनुसूची में है, तो ये चीजें हमें याद आ जाएंगी कि अरे ये तो 9वीं अनुसूची में कही गई। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि ये जोड़ी कब हुई। तो भूमि सुधार जो है ये पहली संविधान संशोधन में, ये पहली संविधान संशोधन 1951 में हमारे संविधान में जोड़ा गया। 50 में तो हमारा संविधान लागू ही होता है, और जो पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में, इसी में 9वीं अनुसूची के रूप में भूमि सुधार को ऐड कर लिया जाता है। अब देखिए 10वां जो अनुसूची है वो क्या है, दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित बातें कहां कही गई है, संविधान की 10वीं अनुसूची में। 10 से 10, 10 से दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल। सिंपल सा, इसमें कुछ बड़ा सा ये नहीं है। ये जोड़ा कब गया, ये 52वां संविधान संशोधन, आप लोग अगर लिख रहे हो तो लिख लीजिएगा, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ, इसी में इस दल बदल कानून को संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। ये याद कैसे रहेगा, मान लीजिए जो बार बार दल बदल कर रहा है, दौड़ के इस दल में, दौड़ के उस दल में, उसको आदमी क्या बोलेगा गुस्सा में, ये साफ पिचास हो गया है, साफ पिचास है, राक्षस है, ये इंसान नहीं है, क्या है, पिचास है। अब देखिए 50 से हम 85 बिल्कुल याद रख सकते हैं, 85, देखिए 85, यानी ये कब हुआ, 1985 में। अच्छा, 52वां संविधान संशोधन, अब देखिए 5 × 2 अगर हम लगा दें तो 10 आ गया ना, 10वीं अनुसूची। तो ये बस ट्रिक याद करने के लिए है कि कैसे हम इसको दिमाग में लंबे समय के लिए रख सकते हैं, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में क्या किया गया, दल बदल को संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। अब 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 11वीं अनुसूची में पंचायत को जोड़ा गया था, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज ये देख लीजिए, इन दोनों को 1992 में हमारे संविधान में जोड़ा गया। पंचायत में एक शब्द है चाय, क्या है, चाय। अब गांव वगैरह में जब पहले हम जाते थे तो देखते थे कि सबके दरवाजे पे क्या है, गाय लोग रखते थे। क्यों रखते थे, इसके दूध से हम क्या करेंगे, चाय पिएंगे। क्या करेंगे, चाय पिएंगे। यानी चाय पीने के लिए हमारे गांव समाज में पहले हर घर में गाय क्या करती थी, रहती थी, गाय रहती। अब गाय रहती थी, चलिए ध्यान में आ गया, गाय के लिए, चाय के लिए। पंचायत हमको, जैसे ही पंचायत नाम आता है माइंड में गांव घूमने लगता है। तो सिंपल सा है कि पंचायत में जो चाय है इसके लिए हम लोग गाय रखते थे, ठीक है। अब टी को अगर हम केवल हटा दें तो देखिए गाय रह 11 दिमाग में रख सकते हैं। यानी गाय रह काहे रह, चाय के लिए, ठीक है। तो पंचायत किसमें आ गया, 11वीं अनुसूची में। ये कब जोड़ा गया, क्या, तो इसे हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन के तहत, ये क्वेश्चन भी पूछता है, 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची के रूप में इसे जोड़ दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं जो 12वीं अनुसूची जो है उसको देखते हैं। जो 12वीं अनुसूची है ये है नगर पालिका से संबंधित। 11वीं होगी पंचायत यानी गांव से संबंधित, 12वीं नगर पालिका। देखिए ये याद कैसे रहेगा, नगर पालिका अगर हम किसी को भी पालेंगे पोसेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा बनेगा। हम ही लोग को हमारे मम्मी पापा बचपन से छोटे थे हम लोग, फिर पालते पालते क्या किए, तो हम लोग धीरे धीरे बड़े हुए। यानी अगर नगर को भी पाला जाएगा, नगर पालिका नगर को भी पाला जाएगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, बड़का बनेगा, बड़का। अब बड़का से 12 हम थोड़ा सा बिगाड़ के अगर याद रखने की कोशिश करें तो बड़का से हम 12 इजिली याद रख सकते हैं। कैसे, नगर को कोई पालेगा तो वो धीरे धीरे बड़का बनेगा, बड़का 12 बड़का, ठीक है। ये याद रखने के लिए कि कैसे चीजें हम याद रखेंगे। अब ये कब जोड़ा गया हमारे संविधान में, इसको 74वां संविधान संशोधन के तहत, 74वां सीए लिख देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन के तहत 1992 में ही हमारे संविधान में 12वीं अनुसूची के रूप में इसे जोड़ दिया गया। हम देख रहे हैं कि पंचायत और नगरपालिका यानी 11 और 12 ये दो अनुसूची को 1992 में ही जोड़ा जाता है, लेकिन पंचायत को 73वीं संविधान संशोधन के तहत और नगरपालिका को 74वीं संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान की अनुसूची में जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में टोटल यही 12 अनुसूचियां शामिल है, ठीक है।
आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं से कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो अगले वीडियो में हम इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर ये ट्रिक पसंद आया हो आप लोगों को कि जिसके माध्यम से हम लोग आसानी से चीजें याद रख सकते हैं, तो बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।